हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भाल सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस नंबर सेकंड है जो कि मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। देखिए, पहला ऑप्शन है 1500 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1562 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1564 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1565 ईस्वी में। देखिए, अकबर अजमेर कब गए थे? तो अकबर अजमेर 1562 ईस्वी में गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। और अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम जो है शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, बारभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। वे सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? पहला ऑप्शन है त्रेता युग, दूसरा ऑप्शन है द्वापर, तीसरा कलयुग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बारभट्ट हर्ष की तुलना जो है वो भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी अथक जो है वो द्वापर युग से जुड़े हैं। द्वापर 4 युगों में तीसरा युग है। पहला नंबर है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा द्वापर युग, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? देखिए, बहलोल लोदी ने जौनपुर को 1484 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 1484 ईस्वी में। ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? देखिए, ऑप्शन है 1608, दूसरा है 1646, तीसरा है 1674 और चौथा है 1710। देखिए, शिवाजी को छत्रपति का जो ताज है वो 1674 ईस्वी में पहनाया गया था और ये मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक था वो थे शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? देखिए, पहला ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, दूसरा है 1620 ईस्वी में, तीसरा है 1664 ईस्वी में और चौथा है 1604 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए, मैं ऑप्शन के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ कि जिससे जो उस एक्सप्लेनेशन में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर सके। तो पहला देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के अर्थ मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। ये याद रखिएगा, किसके प्रयास से किया गया था? वो कोलबर्ट के प्रयास से किया गया था और ये लुई 14वें के समय में अर्थ मंत्री थे। ठीक है। और ये याद रखिएगा, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने प्रथम कारखाना जो है भारत में सूरत में स्थापित किया था। 1664 में इस कंपनी का गठन हुआ था और 1668 में सूरत में पहला कारखाना बनाया था और दूसरा कारखाना 1669 में मछलीपट्टनम में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है 1930 में, दूसरा है 1932 में, तीसरा है 1928 में और चौथा है 1931 में। देखिए, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। गांधी जी, तो पहला ऑप्शन है इसका 1930 जो है करेक्ट आंसर है। देखिए, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ भूज जिला के डांडी तटीय गांव की यात्रा की थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। तो आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है 1882 अड्यार, दूसरा है 1885 बेलूर, तीसरा है 1890 आवड़ी, चौथा है 1895 वेल्लोर। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो अट्यार में 1882 में हुआ था। देखिए, 1882 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ और ऐड करते हैं, अड्यार जो है वो तमिलनाडु जो कि चेन्नई के पास मुख्यालय स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अल हिलाल है, तो देखिए, अल हिलाल की स्थापना किसने की थी? एक तरफ स्थापना की क्या हुई थी और दूसरी तरफ स्थापना करने वाले का नाम दिया हुआ है। देखिए, अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम आजाद ने स्थापना किया था, तो ए का चौथा होगा। नेशनल हेराल्ड, इसने
मतलब नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, बी का सी होगा। तीसरा है बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी, तो सी का दो होगा। और चौथा है लीडर, लीडर की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, डी होगा। तो आठवीं का डी करेक्ट आंसर है। नवा नंबर है द रूट्स ऑफ एरियंट इंडिया के लेखक थे। द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। ठीक है, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, 9 का सी ऑप्शन होगा। ये लेखक का नाम है। एक दो क्वेश्चंस किताब से जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पहला ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, दूसरा है सांप्रदायिक पंचायत, तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा है नेहरू रिपोर्ट। देखिए सबको कालक्रम के अनुसार लगाया जाता है। तो जो नेहरू रिपोर्ट है वो हुआ था 1928 में, और फिर उसका गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। फिर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो भी 1931 हुआ था। तो देखिए दोनों में अंतर है। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो मार्च 1931 में हुआ था, लेकिन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो सितंबर 1931 में हुआ था। और तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। तो घटनाओं पर विचार करना है तो पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में, फिर गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में, और फिर सांप्रदायिक पंचायत जो हुआ था वो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है, तो 11 का बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? तो देखिए कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क जो है मंगलौर, मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में, वहां से निर्यात होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है मंगलौर, और मंगलौर कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, वर्तमान युग को लौह युग माना गया है। पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग और वर्तमान में लौह युग है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और सूची 1 में पर्वतीय दर्रा है। ये पर्वतीय दर्रा किस किस राज्य में है? सूची नंबर 2 में है। ठीक है, तो पहला है पर्वतीय दर्रा माना। देखिए माना जो दर्रा है वो उत्तराखंड में है, तो ए का चौथा होगा। दूसरा है नाथुला, नाथुला जो है ये सिक्किम में है, तो बी का फर्स्ट होगा। तीसरा है जोजिला, जोजिला जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो सी का सेकंड होगा। ज से जोजिला और ज से जम्मू कश्मीर, तो सी का सेकंड होगा। चौथा है सिप किला, सिप किला कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का थर्ड होगा। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका 13 का सी, सी। ठीक है, 14 नंबर है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण की स्तर जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु हो, केरल, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में होता है बड़े से छोटा। ठीक है, तो पहला नंबर होगा गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु और चौथा होगा केरल। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा ए, 1 2 3 4। ठीक है, और जो 2000 जनगणना 2011 की जो जनगणना है वो भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये याद रखना है, भारत की 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत जो आपको पता है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद ये 7वीं जनगणना है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस पर विचार करना है। तो पहला है भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। दूसरा है भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन वर्ष 1997 में हुआ था। तीसरा है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? देखिए जो कथन सही है वो होगा भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, तो आंसर नंबर होगा सी, केवल एक ही सही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भारत संचार बीएसएनएल का जो गठन हुआ था वो 1 अक्टूबर 2000 को किया गया था, और जो ट्राई का गठन हुआ था वो 1997 में किया गया था। तो 15 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है।
तो इसमें जस्ट अपोजिट दे दिया है, इस वजह से ये गलत हो गया। ट्राई का गठन हुआ था 1997 में और बीएसएनएल गठन हुआ था 2000 में, तो जस्ट उल्टा ये दिया हुआ है। तो केवल आंसर सी होगा, क्योंकि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको डब्ल्यूटीओ कहते हैं। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। देखिए, आपको भी पता है, हमें पता है, सबको पता है, उपभोक्ता के लिए जागो ग्राहक जागो, ये जो है प्रचलित नारा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 18 का व्यवसायिक बैंक क्या है? देखिए, ऑप्शन है ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। दूसरा ऑप्शन है जमा स्वीकार करने के बदले ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं। सी नंबर है जमा पर ग्राहकों को कोई ब्याज नहीं देते। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो 18 का ए ऑप्शन नंबर है वो है ए। देखिए, व्यवसायिक बैंक ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। जैसे आपने कुछ पैसे जमा कर दिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, तो उसका साल भर में अगर आप जमा करते हैं 6,000 7,000 जो भी इंटरेस्ट है, तो जो बिजनेस करने वाली बैंक है वो आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको देगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है 2004-5, 2011-12, 2012 और इनमें से कोई नहीं। तो जो 19 का करेक्ट आंसर है वो है बी। देखिए, थोक मूल्य सूचकांक का आधार है वो 2011-12 से माना जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? मुद्रास्फीति की मापन की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 20, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई, कब अपनाई गई? पहला ऑप्शन है 1980 में, दूसरा 1985 में, तीसरा 1991 में, चौथा है 2001 में। तो जो 20 है वो करेक्ट आंसर होगा सी। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का संविधान, पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता प्रदान करता है, दूसरा है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, तीसरा नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, चौथा है बहुत नागरिकता प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा, भारत का संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में एकल नागरिकता है, ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में ही बताया गया है, जो भारत के नागरिकता को एकल नागरिकता प्रदान करता है। और भारतीय संविधान जो है एकात्मक संविधान बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 4 से 5 क्वेश्चन सूचियों का मिलान आता है, जिसमें आपका थारो स्टडी होगा। जब आप गहन अध्ययन करेंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज 1-2 भी गलत हो जाता है तो दिक्कत हो। इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। 1-2 पता है तो सही भी लग जाता है, 1-2 पता नहीं है तो वो भी गलत लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, पहला है जैसे राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत देखिए वंदे मातरम, वो तो ए का जो होगा वो 2 होगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से रिलेटेड है, जो आनंद मठ से लिया गया है। बी ऑप्शन है राष्ट्रीय गान। देखिए, जो राष्ट्रीय गान है वो आपको पता है, ये राष्ट्रीय गान क्या है? हमारा जनगण मन है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और ये डाकघर पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है सी, इसमें राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ से लिया गया है, तो सी का 1 होगा। चौथा है राष्ट्रीय नारा, जो हमारा राष्ट्रीय नारा है या राष्ट्रीय वाक्य कह सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा है सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा 3। तो इस तरह से जो 22 का ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें एक तरफ सिद्धांत है, दूसरा नंबर जैसे कौन सा सिद्धांत किस देश से लिया गया है ये मिलाना है हम लोगों को। ठीक है, तो 23 नंबर क्या होगा? देखिए, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, और मूल अधिकार कहां से कहां अनुच्छेद है? 12 से 35 तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया। संसदीय व्यवस्था ये कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में केवल संविधान संशोधन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है या किस अनुच्छेद में है। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और ये भाग 20 में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है
राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, हाँ ये सही है। बी नंबर है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। आर्टिकल सी है आर्टिकल 163 में मंत्री परिषद का उल्लेख है, ये भी सही है। हमें ढूंढना क्या है, असत्य है। देखिए चौथा ऑप्शन है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, नहीं ये एकदम गलत है। देखिए हमारे संविधान में राज्यपाल का कैसे चयन होगा ये है, लेकिन राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहीं पे भी हमारे संविधान में नहीं मिलता है। तो 24 का जो डी होगा वो करेक्ट आंसर है। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी ये कहा गया है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया कहीं पे भी संविधान में नहीं है। तो 24 का डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 114, दूसरा है 117, अनुच्छेद 130, 103 और चौथा है अनुच्छेद 107। देखिए ये याद रखिएगा, जो विनियोग विधेयक की परिभाषा है वो संविधान के आर्टिकल 114 में वर्णित है। जो ऑप्शन 25 है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस अनुच्छेद में क्या दिया है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। तो 25 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। प्रकाश वर्ष, देखिए ये दूरी की इकाई होती है, ये सही है। पारसेक जो है, पारसेक जो कि याद रखिएगा ये भी एक जो है दूरी की इकाई होती है। यह पैलेटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग जो है लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये युग में सुमेलित नहीं है, समय का मापन नहीं होता, ये गलत है। तो 26 का बी जो होगा करेक्ट आंसर है। 27 नंबर है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। चार ऑप्शन है अमेजनी, जल नलिनी, कुमुदनी इसको कहते हैं। बी ऑप्शन है जल हायसिंथ पुष्प है, और सी ऑप्शन जो है वो है यूट्रिकुलेरिया, और डी ऑप्शन है वाटर चेस्टनट। देखिए जो 27 से 27 का आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए जल हायसिंथ जिसे जलकुंभी कहते हैं विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी और चौथा है सोना। देखिए सबसे अच्छा चालक या कह सकते हैं सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो होता है चांदी। चांदी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन, दूसरा है अमीनो अम्ल, तीसरा है वसा और चौथा नंबर है टोकोफेरॉल। देखिए मानव शरीर में कौन सा यौगिक संग्रहित नहीं होता? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा अमीनो अम्ल। देखिए अमीनो अम्ल के बारे में यार जान लीजिए। अमीनो अम्ल के निर्माण में 20 प्रकार के प्रोटीन भाग लेते हैं, और मुख्यतः जो अमीनो अम्ल है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय अनावेशित आर समूह, दूसरा होता है अध्रुवीय आर समूह, तीसरा होता है अनावेशिक ध्रुवीय आर समूह और चौथा होता है रेडावेशित ध्रुवीय आर समूह। तो आपको इतना जानना नहीं है, बस आप केवल इतना जानिए कि अमीनो एसिड जो है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का। तो इसका सॉल्यूशन हम पूरा वीडियो में बताएंगे, पूरा लाइव इसको बताएंगे। वैसे जो 30 का जो आंसर होगा वो ए होगा -5 सेंटीमीटर। ये कैसे होगा मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। 31, 32, 33, 34 ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन है, और तो इसको मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। आप जब ये खत्म हो जाएगा पीडीएफ वाला, तो आप इसके बाद देखेंगे तो मैं वीडियो में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये भी मैथ का क्वेश्चन मैं वीडियो में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? पहला ऑप्शन है भयानक, दूसरा है विभत्स, तीसरा है शांत और चौथा है अद्भुत। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो बी होगा। जुगुस्सा जो है वो विभत्स किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो 36 का बी करेक्ट आंसर है। 37 हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है धनवान होना, दूसरा है कर्तव्य दिखाना, तीसरा है खून संघर्ष करना और चौथा है आश्चर्यजनक काम करना। चलिए आप सोचिए क्या है इसका आंसर। देखिए जो 37 का आंसर है वो डी है। हथेली पर सरसों उगाना मतलब आश्चर्यचकित काम करना।
37 का डी आंसर करेक्ट आंसर है। 38 नंबर, हरिऔध किसका उपनाम है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेट में जरूर पूछे जाते हैं। हरिऔध किसका नाम है? तो देखिए ऑप्शन नंबर होगा 38 का ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम लोग हरिऔध भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। मेरो सब पुरुषार्थ पाको, विपत्ति कटावन बंधु बाहु बिन करो, भरोसे काको। पहला ऑप्शन है श्रृंगार, दूसरा है वीर, तीसरा है शांत और चौथा है करुण। 39 नंबर देखिए क्या होगा, 39 का जो आंसर होगा वो डी होगा। तो जो रस है वो करुण रस के बारे में बताया गया है। मेरो सब पुरुषार्थ पाको, लग ही रहा है कि बहुत करुणा से भरा हुआ है, तो करुण रस है ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि, इति धन आदि, इसका ऑप्शन होगा बी। देखिए ये पैसेज है क्वेश्चन नंबर 41 से 43 तक, इसमें मैंने मैं आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इसको करिएगा। इस पैसेज में से ही 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो 41 का बी आंसर होगा, 42 का भी बी ऑप्शन होगा और 43 का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने यहाँ टेक्स्ट से लिख दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंटेंस। पहला ऑप्शन है नाउन, दूसरा है मेन वर्ब, तीसरा है एडवर्ब और चौथा है एडजेक्टिव। देखिए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क क्या है? तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, तो जो क्वालिटी क्या है? कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क देखिए यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है और साथ ही साथ ये है कि ये एक जो है क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो क्वालिटी के कारण मतलब जब कोई किसी चीज़ की विशेषता बताता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में एक साथ ले रहे हैं तो ये नाउन है और इसमें से जो कॉम्प्लिकेटेड है वो आपका एडजेक्टिव है। तो 44 का डी ऑप्शन होगा। 44 में आइए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ए नंबर ऑफ पीपल टू वॉच द लाइव प्रोग्राम लास्ट नाइट। पहला ऑप्शन है गैदर, दूसरा है हैज गैदर, तीसरा है हैज बीन गैदर्ड और चौथा है गैदर्ड। देखिए 45 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। देखिए कैसे होगा, एट नाइट, कल रात, बीत चुका, इस कारण पास्ट इंडेफिनिट के बारे में है तो गैदर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि ए नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टू वॉच द लाइव प्रोग्राम लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब बीत चुका है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा गैदर्ड। 45 का डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 46 और 47 जो है इसको मैं वीडियो में कराऊंगा सॉल्व करके। ठीक है, 48 को देखिए, निष्कर्ष और वक्तव्य का क्वेश्चन है। वक्तव्य में कह रहा है कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष क्या है? सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं। और बी सेकंड ऑप्शन है कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष एक निकलता है, दूसरा दिया है एक दो दोनों निकलता है, सी कह रहा है दोनों नहीं निकलता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है केवल निष्कर्ष दो निकलता है। देखिए जो कैक्टस के पौधे होते हैं, ठीक है, गुद्देदार होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कटीले भी होते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, कटीले भी होते हैं और साथ ही साथ इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें केवल ये कह रहा है निष्कर्ष में सभी गुद्देदार पौधे कैक्टस होते हैं। अगर ये कह देता कि कैक्टस के साथ साथ ये कटीले वर्ड भी यूज करता तो हम कहते हैं निष्कर्ष एक सही है, लेकिन निष्कर्ष एक सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता है। जी हाँ, कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। राजस्थान वगैरह जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है वहां पे ये पौधा उगता है। ठीक है, तो 48 का डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 और 50 ये जो है मैं वीडियो में आगे कराया हूं। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, देखते हैं। इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रैकेट RH 560 लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रल विंड्स, दूसरा है प्लाज्मा डायनेमिक्स, तीसरा है ए व बी दोनों और चौथा है ग्लोबल वार्मिंग। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो 51 का जो आंसर है वो सी है। इसरो ने RH 560 लॉन्च किया किसके अध्ययन के लिए? न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स के लिए, ए व बी दोनों। 52 शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संगठन को दिया जाएगा। शांति अवार्ड प्राप्त करने वाला यह
कौन सा संगठन है? पहला ऑप्शन है 23वां, दूसरा है 28वां, 33वां और 38वां। देखिए जो 52 होगा, 52 का आंसर बी होगा करेक्ट, 28वां। ठीक है। वर्ष 2021 के लिए क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, दूसरा है आर शेखावत, तीसरा है नरेंद्र नाथ शाह, चौथा है आर एस शर्मा। देखिए जो 53 है वो आंसर ए होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। 54 देशभक्ति बजट के नाम से 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पश्चिमी बंगाल। तो 54 का जो आंसर होगा वो ए होगा, दिल्ली ने 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है केवल और केवल देशभक्ति के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड के तीसरे मंडल में किन जिलों को शामिल किया जाएगा? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चमोली, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है बागेश्वर और चौथा है अल्मोड़ा। इसमें ऑप्शन कोड दिया हुआ है कि 1 2 दोनों सत्य है, कि 2 4 सत्य है, कि सी कह रहा है सभी सत्य है और चौथा कह रहा है केवल 3 सत्य है। तो देखिए तीसरे मंडल में, उत्तराखंड के तीसरे मंडल में किन जिलों को शामिल किया जाएगा? तो 55 का जो आंसर होगा वो सी होगा, सभी जितने हैं सभी सत्य है। चमोली को भी शामिल किया जाएगा, रुद्रप्रयाग को भी, बागेश्वर को भी और अल्मोड़ा को भी। ठीक है। 56 कह रहा है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 3 साल की कैद की सजा दी गई है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है रूस। तो जो इसका आंसर होगा 56 का सी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है, फ्रांस के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई कहते हैं इसको। तो 57 का जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो डी होगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। 58 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? तो 58 का जो आंसर होगा वो सी होगा, वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है। तो 58 का सी करेक्ट आंसर है। रामायण 59 जो है, रामायण का इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए जो रामायण का इंसाइक्लोपीडिया बनाया गया है वो बनाया गया है वीएचपी के द्वारा, वीएचपी। पहला ऑप्शन है बीएचयू, दूसरा आरएसएस, तीसरा है वीएचपी और चौथा है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जिसका आंसर होगा वो होगा सी, वीएचपी। क्वेश्चन नंबर 60 है, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अजमेर और चौथा है जैसलमेर। देखिए जो 60 का आंसर होगा वो बी होगा, जयपुर। देखिए इसमें 2021 का भी कुछ क्वेश्चंस है, तो 2021 का करंट अफेयर्स नहीं आएगा, आप 2022 का करंट अफेयर्स और 2023 का करंट अफेयर्स पढ़िएगा। ठीक है। इसमें 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसा है कि जो 2021 का करंट अफेयर्स पूछा गया है प्रैक्टिस सेट में, लेकिन बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2023 के पर्पज से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को अवॉइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर है 61, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा भारत, तीसरा लाओस और चौथा है मलेशिया। देखिए 61 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, और एशियन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्वेश्चन नंबर है 62, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चाक्यार कुंत, दूसरा है कोडियाटम, तीसरा है ओट्टनतुल्ल, चौथा है मोहिनी अट्टन। देखिए गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? तो 62 का जो आंसर होगा वो सी होगा, ओट्टनतुल। ठीक है। तो गरीबों की कथकली ओट्टनतुल नृत्य को कहा जाता है। चक्यार कुथु एकल नृत्य है जिसमें कलाकार स्वयं को सांप की भांति प्रस्तुत करता है। ठीक है। और मोहिनी अट्टम के बारे में बता देते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। 63 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किंग के द्वारा लिखी गई है? इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए जो 63 का आंसर होगा वो बी होगा, एन आर नारायण मूर्ति के द्वारा ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड लिखी गई है। ठीक है। 64 देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो संतोष ट्रॉफी होता है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसको याद करने का तरीका है कि संतोष जो है वो फुटबॉल खेलता है। तो 64 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
ठीक है। 65 देखिए, चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 जुलाई, दूसरा है 11 जुलाई, तीसरा है 2 जुलाई और चौथा है 12 जुलाई। तो ये याद रखिएगा, जो चिकित्सक दिवस है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। इससे ऐसे समझने का तरीका देखिए क्या है, जब स्कूल खुलता है 1 जुलाई को, तो पहले उन लोगों का मेडिकल कराया जाता है, तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस हो गया। इसको याद करने का तरीका है ये। 66 देखिए क्या है, वाचपस वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। पहला है उर्दू साहित्य में, दूसरा है संस्कृत साहित्य में, तीसरा है हिंदी साहित्य में और चौथा है बांग्ला साहित्य में। देखिए, तो 66 का जो आंसर होगा वो बी होगा, संस्कृत साहित्य में। देखिए 67 है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वगैरह में 6-7 में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो 67 का आंसर होगा वो बी होगा। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 68 देखिए क्या कह रहा है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम में, दूसरा है पेरिस में, तीसरा है जिनेवा में और चौथा है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था और इस सम्मेलन में 119 देशों ने एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया था। तो आंसर जो होगा वो स्टॉकहोम होगा, 68 का ए। 69 देखिए क्या है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। देखिए, फिजिक्स के लिए जो लैब है वो कहाँ पे है? तो 69 का जो होगा आंसर ए होगा, नई दिल्ली में। फिजिक्स लैब कहाँ है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नेशनल फिजिक्स लैब, नई दिल्ली। 70 नंबर है, आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, आप बताइए, सोचिए। ऑप्शन है, पहला है चीन, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है तिब्बत। आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, आंग सान सू की जो है वो म्यांमार की मूल निवासी है। कहाँ की मूल निवासी है? म्यांमार की। और सबसे बड़ी बात है, ये एक राजनेता, राजनयिक और लेखक तीनों है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हिंदी का गद्यांश है, पूरा हिंदी का। पिछली बार लोगों ने कहा कि सर बहुत छोटा है, इसलिए मैंने आज अलग से इसका क्रॉप करके बनाया है कि इसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, गद्यांश के आगे जब क्वेश्चंस को अच्छे से, गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस को भी विद इन सेकंड सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है, ये आप गद्यांश पढ़ेंगे तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसको साइड में इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं लिख दिया हूं, आप इसको पढ़ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 71D इस तरह से पूरा 75 तक दिया है। ये दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, ये भी देखिए प्रॉपर विजिबिलिटी है इसकी, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसका भी आंसर मैं साइड में लिख देता हूं। ये सब सारे डीआई के क्वेश्चंस हैं। डीआई के सारे सॉल्यूशंस जो है मैंने वीडियो के थ्रू कराया है। आगे आप देखेंगे तो जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैंने कराया है और डीआई के सारे क्वेश्चंस बाखूबी सॉल्यूशंस के साथ मैंने कराया है। ठीक है, पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा जिससे कि एग्जाम में आपका सहयोग हो सके। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भारत सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और मैंने कहा है कि टोटल में 3000 क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में मैंने 100 क्वेश्चंस कराया था। जैसा कि पेट में क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स आती है, जीएस आता है, करंट अफेयर्स आता है, रीजनिंग आती है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और मैथ्स डीआई वगैरह सब कुछ आता है। तो मैंने उसको कराया और हाँ, जो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन से, रीजनिंग के क्वेश्चन से, जो डीआई के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कराए हैं। उसी क्रम में मैं आज प्रैक्टिस सेकंड कराने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट सेकंड, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको अवॉइड करते हैं, टोटल 3000 क्वेश्चन है, अगर आप इसको अवॉइड करते हैं और इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत पछताएंगे बाद में। तो पछताना, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक, तो आगे चलते हैं और उसमें पहला क्वेश्चन जो अभी ऐसे तो मैंने पूरे जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब मैं जो उसमें न्यूमेरिकल्स है, जैसे साइंस में एक न्यूमेरिकल फिजिक्स का है, ठीक है, उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, वो सब चीजें सारी मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ। तो जाना कहीं नहीं है, बैठिए और कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए और स्किप मत किया करिए। स्किप करेंगे तो आपकी जो थोड़ी बहुत भी मेहनत, पता चला जो क्वेश्चन आपने स्किप किया कि ये मुझे आता है और वही एग्जाम में आ गया, तो आपको आता रहेगा लेकिन आप उसमें 1 मिनट टाइम वेस्ट करेंगे और ऐसे आंसर याद रहेगा तो फटाक से टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
इन पे सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, देखिए ये इस तरह से दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। अब ये बनाया हुआ है, ठीक ऐसे, ये कॉनकेव मिरर है, ये H1 है, ठीक है। यहां से यहां तक 1.5 F दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल F है, यहां से यहां तक स्मॉल f दिया हुआ है, और आपको पता है ये पोल होता है और सब कुछ पोल से ही मेजर किया जाता है। H1 की वैल्यू दिया है 2.5 सेंटीमीटर, और तथा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 है। H2 जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए की वैल्यू दी है 0.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया है +5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन जो है वो +7.5 सेंटीमीटर दिया है, और डी जो ऑप्शन है वो दिया है -7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। एक मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f = होता है 1/v + 1/u, ये मिरर का फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए एक फॉर्मूला होता है I/O = v/u माइनस में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, देखिए पहले v की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई फिलहाल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, देखिए 1/f है, 1/f है। f जो होता है फोकल लेंथ होता है, और फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, और ये f का f दिया हुआ है, ठीक है। 1/v, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है आपका, अच्छा u की वैल्यू देखिए क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक वस्तु है, वस्तु से पोल की जो दूरी है वो दिया है 1.5f। इसका मतलब जो u की वैल्यू है वो दिया है 1.5f। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, सब कुछ ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए u की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, और v को v ही लेंगे। और देखिए 1/f को 1/f लिखिए, इसको इधर लाइए, प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, इधर आएगा प्लस होगा, 1.5f = 1/v, ठीक है। अब इसमें आप एलसीएम लीजिए, 1.5f ये हो गया 1.5 + 1 = हो गया 1/v। ये एक चीज और याद रखिए, जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 माइनस में और 1.5f = हो गया 1/v, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से ही कट गया, 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v = हो गया -1/3f, ठीक है। cos मल्टीप्लाई करेंगे तो v = हो गया -3f। कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताइए। देखिए कॉनकेव मिरर है, इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है वो है, तो मैं इसको बता देता हूं कि कॉनकेव मिरर है, सब कुछ जितना भी यहाँ पे इमेज बन रहा है वो सब लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है, और इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो भी लेफ्ट में है, इसलिए u की वैल्यू भी नेगेटिव में है। इमेज कहां बन रहा है ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम प्लस और माइनस डिसाइड नहीं करेंगे। एज यू विश, जैसे रखा है वैसे का वैसे ही v का वो सिंबल रखेंगे। ये याद रखिएगा, जिस चीज की वैल्यू हमें नहीं पता होती है उस चीज को ज्यो का त्यों ही रखते हैं। v की वैल्यू हमें नहीं पता है इसलिए ज्यो का त्यों ही रखी है। आप ये देखिए v की वैल्यू -3f आ गई। अब आ गई, इससे ये पता चल रहा है जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में ही, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, इससे ये पता चला कि जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। हाइट निकालना, ये फॉर्मूला होता है -v/u = हो गया h2/h1, ठीक है। प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट, और v की वैल्यू जो होती है प्रतिबिंब की दूरी फ्रॉम द पोल और वस्तु की दूरी फ्रॉम द पोल, माइनस का माइनस रखेंगे। v की वैल्यू आई है -3f, u की वैल्यू क्या है u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है माइनस ये आपका है 1.5f, माइनस में रखेंगे, h2 का h2 रखेंगे, h1 क्या है, h1 की वैल्यू दी है 2.5, ठीक है। देखिए माइनस माइनस कट गया, ये इससे कैंसिल, f से f कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 5 5 = 25, 5 3 = 50, 3 से 3 कट गया, तो h2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया -5 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन था -5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन में ही था -5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है, और इससे x2 मतलब जो प्रतिबिंब की हाइट है वो -5 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए जो हाइट है वो नेगेटिव नहीं होता, बट यहाँ पे जो माइनस है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है और नीचे की तरफ बन रहा है। कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है।
ठीक है। अगर ऊपर की तरफ बनता है तो प्लस में आता है, ये नीचे की तरफ माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत होती है फिजिक्स में तो ये याद रखिएगा, हमेशा बादल सर को याद करिएगा, बहुत अच्छा इसको लाइट में ऑप्टिक्स बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 31 का वर्गमूल पूछा है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, कैंसिल आउट कर दीजिए। 19 से ये कट गया, 19 पूरे 95, ठीक है। और सुनिए, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, कैंसिल आउट विद ईच अदर। 17 के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 85 के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 17 पूरे 85 ये कट गया, ठीक है। और देखिए 21 से 9 बार में ये कट गया, 50 25 9 या 225, कितना आ गया 225। अब हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन था केवल एग्जाम में। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करता है एग्जामिनर। 225 का वर्गमूल है, ये होता है 15 का। 15 का स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 का स्क्वायर रूट होगा आपका 15। तो ये करेक्ट आंसर है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, यदि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत दिया है 22 डिग्री और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का औसत दिया है तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, तो शनिवार का तापमान दिया है 32 डिग्री सेल्सियस, तो बुधवार का तापमान क्या है? तो पहला काम हम ये करेंगे, पहले इसका ऑप्शन नोट करेंगे। 15 डिग्री सेल्सियस, बी का ऑप्शन है 21 डिग्री सेल्सियस, सी का ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस और डी का जो ऑप्शन है वो है 28 डिग्री सेल्सियस। ये जो क्वेश्चंस है ये आपका औसत का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बुधवार, शुक्रवार, शनिवार इस तरह से नाम ले रहा है, तो हम बहुत बड़े में नहीं लिखेंगे। बुधवार को इंग्लिश में वेडनेसडे, बृहस्पतिवार को थर्सडे और फ्राइडे को शुक्रवार को फ्राइडे और शनिवार को सैटरडे कहते हैं। तो हम सिंपल के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए कह रहा है बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो बुधवार आपका हो गया वेडनेसडे, बृहस्पतिवार थर्सडे और शुक्रवार मतलब फ्राइडे। इन सबका औसत तापमान दिया है 22 डिग्री। आपको पता है कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो हमें औसत दिया है तो इनका योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनका योग निकालेंगे। और योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। औसत तापमान दिया है 22 डिग्री सेल्सियस और इंटू 1 2 3 दिन दिया हुआ है, इसलिए संख्या कितनी है? 3 है। इसका गुणा करेंगे 22 3 66 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला आगे लाइन कह रहा है बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, फिर कह रहा है शुक्रवार मतलब फ्राइडे और सैटरडे मतलब एस। इनका भी औसत तापमान दिया है 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जो योग निकालेंगे हम, इनका क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। तो 26 इंटू 26 डिग्री सेल्सियस और ये भी 3 संख्या दी हुई है, 3 का गुणा करेंगे 26 से होता है 78। ये समीकरण 1 ले लो, ये समीकरण 2 ले लो। अब बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 - 2 करते हैं, 1 - 2 करते हैं। तो 2 वाले का सिंबल हमने चेंज कर दिया, तो वेडनेसडे और माइनस सैटरडे, इधर भी साइन चेंज हो जाएगा। 66 में से 78 गया, कितना होगा? -12। माइनस का गुणा कर देते हैं, सैटरडे माइनस वेडनेसडे बराबर 12। जैसे ही माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करने पर जैसे ही माइनस का गुणा करेंगे, आपको पता है प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा और माइनस का प्लस होगा। अब देखिए उसमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका शनिवार दिया हुआ है टेम्परेचर। अब बुधवार का पूछ रहा है, शनिवार दिया है कितना? 32 दिया है 12। वेडनेसडे का तापमान पूछ रहा है, माइनस वेडनेसडे बराबर 12, ये 32 उधर जाएगा तो -20 होगा। तो माइनस वेडनेसडे बराबर -20, माइनस से माइनस कट गया, W बराबर कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आंसर नंबर सी बढ़ाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलिए। नंबर 33 है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर है 33। देखिए क्या कह रहा है, ए बी से 20% अधिक है, जो सी से 25% कम है, तो ए और सी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन हम लोग नोट करते हैं। ए की वैल्यू दी है 0.9c, इसका मतलब जो रिलेशन निकालना है वो ए और सी में निकालना है। बी ऑप्शन जो है वो ए बराबर दिया है 1.1c, सी जो ऑप्शन है वो दिया है a = 0.95c और डी जो ऑप्शन है बराबर c। इसमें रिलेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। पहले तो सॉल्यूशन ये कह रहा है, देखिए a b से 20% अधिक है, तो ये a है और ये b है। a b से 20% अधिक है, तो b से 20% अधिक है, तो अगर b का हम 100 ले रहे हैं तो a का कितना लेंगे? 120, क्योंकि जो a है वो b से 100% अधिक है।
आगे क्वेश्चन कह रहा है जो सी से 25% कम है। सी से जो का संबंध यहाँ किससे है? जो का जो संबंध है वो पास वाले से होता है, मतलब बी से है। तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। जो सी से 25% कम है तो सी का अगर हम लोग 100 लेते हैं तो इसका 25% कम लेंगे तो 75 होगा। ये रिलेशन बन गया। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 20 छक्का 20 पंजे, तो ये हो गया 6:5। ये कट गया 25 तिहाई 25 चौका, तो ये हो गया 3:4। ए और सी का रिलेशन पूछ रहा है हमसे, तो एक काम करते हैं, ए अपॉन सी का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन सी आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका होता है ए अपॉन बी का मतलब है 6/5, 6/5। बी बटे सी का मतलब है 3/4, 3/4। ठीक है, अब ये कटेगा, 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। ए का सी से रिलेशन निकालना है, तो ए अपॉन सी इक्वल टू हो गया 9/10, या ए बराबर हो गया, इसका इसमें गुणा कर देंगे 9/10 सी। कोई ऑप्शन मिल रहा है? कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम 10 से 9 में भाग देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 0.9 सी, जो कि करेक्ट आंसर ए। ठीक है, ये करने का तरीका होता है, क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनाता है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप घबरा गए मैथ्स से, घबराना नहीं है। हमें मैथ्स फोबिया, बहुत लोग मैथ्स से डरते हैं, डरना नहीं है। आप बादल सर से पढ़ रहे हैं, अगर डरेंगे तो फिर मतलब क्या रह जाएगा फिर मैथ्स पढ़ाने का। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 9 5 7 6। स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। बी ऑप्शन है 9 1 2 4, सी ऑप्शन है 9 2 1 6 और डी ऑप्शन है 9 2 0 8। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन ये 23 का स्क्वायर प्लस रूट एक्स बराबर दिया है 625। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे x का मान पूछ रहा है। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है 529। ये हो गया रूट एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू 625। रूट एक्स इक्वल टू 625, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 529, इसको माइनस करेंगे, 15 में से 9 गया 6 और 11 में से 2 गया 9। रूट एक्स बराबर हो गया 96। तो आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, तो रूट हटाना होता है जब एक तरफ रूट है और एक तरफ रूट नहीं है, और हमें वो वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमें दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ता है। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू हो जाएगी 96 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर रहे हैं। अब 96 का स्क्वायर कह रहा है। अब इसको स्क्वायर करने का तरीका होता है 6 के 36, हाथ लगा 3, 9 6 54 दूनी 108 और 3 111, हाथ लगा 11, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 11 92। तो 92 16 ये स्क्वायर करने का तरीका होता है। मुझे पता है, मैंने बताया भी है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे पहले वाले जितने भी मैंने वीडियो पढ़ाया उसमें आप देखिएगा कि मैंने स्क्वायर पढ़ाया है। तो 92 16 इसका करेक्ट आंसर है। अगर कहीं भी दिखे तो उसको प्लीज आप पकड़ लीजिए, क्योंकि आंसर वही है जो आपको नंबर दिला सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 देखिए क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक भिन्न को 70/3 जोड़ने पर 4 आता है, उक्त भिन्न क्या है। पहले तो इसका ऑप्शन लिख लीजिए, -5/2, बी है 9/2, सी है 2/3 और डी है 1/2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। एक भिन्न को 70/3 जोड़ते हैं तो 4 आता है, तो मान लेते हैं, माना जो है भिन्न जो है वो क्या है, x/y है, x/y। तो x/y में 70/3 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो x/y इक्वल टू हो गया 4, ये इधर जाएगा -17/3। एलसीएम लेंगे 3, 3 चौक 12 -17 बराबर आ गया -5/3। तो -5/3 जो है वो करेक्ट आंसर है, कहीं मिल नहीं रहा है, शायद यही ऑप्शन है -5/3। ये ए आंसर हुआ सही। और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर है 46। देखिए 46 क्या कह रहा है। 46 ये कह रहा है कि श्यामा कहती है, कौन कहता है, श्यामा, कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं। देखिए ये है राजीव, राजीव के पिता मतलब ये पॉजिटिव, के पिता ये है पिता, ये भी पॉजिटिव,
तो कह रहे राजीव के पिता मेरे क्या है, पिता है। इसका मतलब इनके ये पिता है, ये कौन है, ये श्यामा। श्यामा जो है वो क्या है, पिता है। ठीक है, हो गया, वेरी सिंपल। तो राजीव के पिता जो है वो श्यामा के पिता है। इसका मतलब ये इसके पिता है, ये इसके पिता है, तो ये भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो राजीव का इससे क्या संबंध है। अब एक बात बताइए, जो पापा की बहन होती हैं वो हमारी क्या लगती हैं, पापा की बहन हमारी क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं। तो ध्यान से देखो, राजीव के पिता, राजीव की ये पापा है, पापा की ये बहन है, तो राजीव को क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। तो आंसर बुआ हो गया, करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। भाई क्या दिक्कत है हमें, हम जब ठान ही लिए हैं कि शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए तो मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को ऐसे लिखते हैं, मास्टर MASTER, मास्टर को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं SAMRET, ऐसे लिखते हैं। तो सांकेतिक भाषा में कैरेट को कैसे लिखा जाएगा, कैरेट क्या लिखा जाएगा, कैरेट को। क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, फिर भी मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ। ए है ARMOTR, यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया हमने, देख लीजिए आप। बी ऑप्शन है RCATRO, सी ऑप्शन है RCATOR, डी ऑप्शन है RACTOR, ये है। ठीक है, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। हमें किसको लिखना है, कैरेट को, CARRO। मास्टर को सम्राट के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैरेट को क्या लिखे, अब ध्यान से समझना आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्रॉस हुआ MSA, हम यहां करेंगे RCA आ गया। अब देखो कहीं दिखे, फिर इसके बाद ये क्रॉस है और ये सामने, तो इसका क्रॉस करेंगे R, इसका क्रॉस करेंगे T और इसका क्रॉस करेंगे RACTOR। कहीं दिख रहा है, अरे दिखेगा क्यों नहीं भैया, ऑप्शन में ही तो होगा, और कहाँ होगा। ये तो इतना लिखने के बाद तो यूक्रेन का बच्चा भी बता देगा, RACTOR, ये करेक्ट आंसर है, डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, A B से अधिक किंतु C से कम अंक प्राप्त करता है, D E से कम किंतु A से अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि C D से कम अंक प्राप्त करता है, तो यह बताइए कि A B C D में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। तो ऑप्शन लिखते हैं C। क्वेश्चन नंबर 50 है ये, ऑप्शन हो गया A का C, B का E, C का जो है वो B है, और D का जो है वो कैपिटल D है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक दो बार और पढ़िए, फिर करते हैं। क्वेश्चन को करते हैं, कैसे किया जाए, देखिए। A B से अधिक किंतु C से कम अंक प्राप्त करता है। A जो है B से अधिक किंतु C से कम अंक प्राप्त करता है, मतलब जो A है वो C से कम अंक प्राप्त करता है, तो C होगा। आगे पढ़िए, D E से कम, जो D है वो E से कम मतलब D अधिक है किंतु A से अधिक अंक प्राप्त करता है, लेकिन जो D है वो A से अधिक अंक प्राप्त करता है। इसको व्यवस्था करेंगे, जो D है वो A से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो A से अधिक अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब ये हुआ जो D है E से कम है, जो D है वो E से कम है, इसका मतलब E ज्यादा है। D जो है E से कम मतलब E ज्यादा है, कम किंतु A से अधिक अंक प्राप्त करता है, जो D है वो A से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ये व्यवस्था है। ठीक है, यदि C D से कम अंक प्राप्त करता है, यदि जो C है वो D से कम अंक प्राप्त करता है, D जो है वो C से अधिक अंक प्राप्त किया, तो यह बताइए ABCD में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। तो इसको पूरी व्यवस्था करेंगे हम। अब इसी को पूरी व्यवस्था करेंगे, देखो ध्यान से। D जो है C से अधिक है, ठीक है, D जो है C से अधिक है, तो D और C का रिलेशन है, D C से अधिक हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, D से अधिक है ये, ठीक है, और D जो है D से भी अधिक है E, मतलब ये हो गया E, इसका रिलेशन बन गया EDCAB। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, तो आप देखिए सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, E प्राप्त करता है।
ठीक है, क्वेश्चन जैसे कहता है पहले हम उसको व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं। पहले उसने ये कहा था कि जो सी है वो ए से अधिक और ए जो है बी से अधिक प्राप्त करता है, हमने बनाया। फिर सेकंड लाइन में ये कहता है कि जो ई है डी से अधिक अंक प्राप्त करता है और डी जो है ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। फिर दूसरे रिलेशन में डी जो है सी से कम अंक, मतलब सी जो है डी से कम अंक प्राप्त करता है, इसका डी अधिक अंक प्राप्त करता है, डी सी से अधिक अंक प्राप्त। क्लियर? कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइए। देखिए प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे बीच में, तो और भी एक्सप्लेन करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 49 है, ये है क्वेश्चन। छत्ता, मधुमक्खी, फिर कह रहा है ऊंचा नील, यही ऑप्शन है, यही क्वेश्चन मार्क है। अब जो ऑप्शन दे रहा है वो देखो क्या दे रहा है। ए है तोता, बी जो है वो है चिड़िया, सी जो है वो है गरुड़, डी जो है वो है कबूतर। आपको पता है कि मधुमक्खी का जो निवास स्थान होता है वो होता है छत्ता। क्या होता है? छत्ता होता है। मधुमक्खी का निवास स्थान छत्ता है। तो ऊंचा नीर किसका निवास स्थान होता है? तो ऊंचा नीर जो है वो गरुड़ का निवास स्थान होता है। और ये इस तरह से सही हो गया। वैसे ये इंडिया का बच्चा ही बता पाएगा, आप इस मत सोचिए कि हम चले गए साउथ अफ्रीका तो वहां बताएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऊंचा नीर जो है वो गरुड़ का निवास स्थान है। बाकी अभी डीआई जो है मैं आगे कराने वाला हूं और सारी पीडीएफ को मैंने एक जगह पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको ज्वाइन करके फिर मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, वीडियो को आप तब देखिएगा और सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन हैं आपके पास और पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक गूगल मीट का मतलब गूगल मीट की आईडी बनाते हैं और प्रत्येक रविवार या प्रत्येक संडे हम लोग क्या है ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। जिसको कोई समस्या होती है तो ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू वो कह सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई चार्ज रखेंगे ही नहीं। बस आपको प्रॉपर पढ़ना है क्योंकि शिक्षा देना ही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, मिलते हैं डीआई के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक डाटा एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूं जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो पाई चार्ट से रिलेटेड है। तो मैं उसको पहले ड्रा कर लेता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराता हूं। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन। मैं यहां बना ले रहा हूं इसको। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2010 में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि तथा बचत को प्रदर्शित करता है। देखिए जो परिवार है वो परिवहन पे 5%, बच्चों की शिक्षा पे 12%, अपना जो घर रेंट पे लिया हुआ आवास का 15%, वस्त्र पे 10%, भोजन पे 23% और बचत करता है 15%। और अन्य जैसे साग सब्जी ये सब खरीदता है तो वो अन्य में जाता है, वो 20% है। वर्ष 2010 में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि तथा बचत, वर्ष 2010 में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि तथा बचत की प्रतिशतता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है। 81 कह रहा है यदि वर्ष 2010 में परिवार की कुल आय 1.5 लाख रुपए रही हो तो आवास तथा परिवहन पर किए गए व्ययों का अंतर था। देखिए डीआई को अच्छे समझिएगा, 20 नंबर का आपका पेट में डीआई के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 81 का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जो दे रहा है वो दिया है 1500 रुपए, बी ऑप्शन जो है वो है 10,000 रुपए, सी जो ऑप्शन है वो है 12,000 रुपए और जो डी ऑप्शन है वो है 7500 रुपए। तो आवास पर और परिवहन पर किए गए व्यय का अंतर, तो आवास पर व्यय क्या है? देखिए आवास पे कितना व्यय हो रहा है? 15%। तो 15% ऑफ कितना? परिवार क्या है, कितनी है? 1.5 लाख। ठीक, तो 15% हटेगा, नीचे 100 जाएगा और ये है 1.5 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 में 15 का गुणा करेंगे आएगा 225 और 2 जीरो। ठीक है, 22,500 रुपए वो आवास पे खर्च करता है। ठीक है, फिर परिवहन पे कह रहा है, परिवहन पर व्यय कितना कर रहा है? परिवहन पे 5%। तो 5% ऑफ 1.5 लाख रुपया, तो 5% हटाएंगे, नीचे 100 इंटू 1.5 लाख रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 पूरे 75
7500 रुपए जो है, मतलब जिसकी आय, परिवार की आय जो 1.5 लाख रुपए है, इसमें से 22,500 रुपए वो आवास पर और परिवहन पे 7500 रुपए खर्च करता है। तो दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो आवास पर व्यय, आवास माइनस परिवहन पर व्यय, मैं ऐसे लिख दिया हूं। आवास पे कितना हो रहा है 22,500 और माइनस 7500, 0 0 5 में से 5 गया, 22 में से 17 गया, 15,000 रुपए जो है दोनों में अंतर आ रहा है। तो 81 का जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है, परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया। भोजन के सिवाय परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सबसे अधिक, मतलब भोजन को छोड़ दिया जाए, अगर भोजन को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा किस पर होगा। तो सबसे ज्यादा देखा जाए भोजन को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा हमको लग रहा है अन्य पे खर्चा हो रहा है। तो जो 82 का आंसर है वो है सी। 82 का क्या है आंसर, सी है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है, परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर रही। देखिए जो परिवार की बचत है, बचत 15% है, किस मद पर किए गए व्यय के बराबर, मतलब बचत जो है वो किस व्यय के बराबर है, किस व्यय पर। अब आप देखिए कि 15% बचत हो रही है, अगर 15% ही किसी पर व्यय हो रहा है तो वो उसी के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि आवास पर 15% व्यय हो रहा है, तो 83 का जो है बी है आंसर। किस पर, आवास पे, मतलब जितना हम बचत कर रहे हैं उतना ही हम आवास पे खर्च कर रहे हैं। क्वेश्चंस को देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चन यही तो है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पे अगर ध्यान दे दिया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। 84 देखिए क्या कह रहा है, वस्त्र। 84 देखिए क्या कह रहा है, वस्त्र, वस्त्र मतलब वस्त्र कहाँ है, ये 10%, बच्चों की शिक्षा मतलब 12%, तथा परिवहन पे किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता है। इसका भी ऑप्शन देख लीजिए, 17 दिया है, सब प्रतिशत में दिया है, 20 दिया है, 22 दिया है और डी दिया है किस पर, 27। देखिए अब कह रहा है वस्त्र, वस्त्र पे कितना खर्च कर रहा है, 10% व्यय, वस्त्र पे 10%, बच्चों की शिक्षा पे कितना 12%, और किस पर, परिवहन पर, परिवहन पे कितना कर रहा है 5%। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 27%। तो 27% जो है कुल व्यय हो रहा है। तो 84 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप देख के लगाइएगा, ये याद रखिए कि पेट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 85 क्या कह रहा है, 85 क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2010 में परिवार की कुल आय 1.5 लाख रुपए रही हो तो बच्चों की शिक्षा तथा भोजन पर कुल व्यय कितना था। तो हम क्या करेंगे, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर व्यय निकालेंगे, शिक्षा पर व्यय। देखिए एक बार बच्चों की शिक्षा पर व्यय निकालते हैं और एक बार भोजन पे व्यय निकालते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों की शिक्षा पर व्यय कितना आ रहा है, ये है 12%। तो 12% ऑफ 1.5 लाख, तो 12/100, 1.5 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 में 12 का, 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 और 2 जीरो और। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ये तो हो गया बच्चों की शिक्षा पर व्यय। अब कह रहा है क्या, भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय। देखिए भोजन पे व्यय कितना होगा, भोजन पे व्यय कितना कर रहा है ये 23%। तो 23% मतलब 23/100 इंटू 1.5 लाख। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45, 4 15 30 और 4 34 और 2 जीरो और। ठीक है, अब कुल व्यय, इन्हीं दोनों पे कुल व्यय कितना हुआ है, वो कुल व्यय मतलब क्या, कुल व्यय, कुल व्यय का मतलब क्या, बच्चों की शिक्षा पर व्यय और भोजन पे व्यय कितना हुआ है। तो ये है, आप 18,000 ये लिख लीजिए और 34,500 ये लिख लीजिए। जब आप दोनों जोड़ेंगे तो 34 और 18 आएगा 52,500। ये आंसर हो गया। तो 85 का जो है वो है आपका 52,500। 85 का जो बी है वो करेक्ट आंसर है और इसको आप टिक लगा लीजिए जिससे कि आपको 1 नंबर इससे भी मिल जाए। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आप कॉन्सेप्ट और इसके लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं तो आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान असंसाधित सामग्री में, ये देखिए असंसाधित सामग्री का मूल्य है जो कि लाख में है और संसाधित मूल्य जो है वो भी लाख में ही है। अच्छा क्या कह रहा है, असंसाधित सामग्री के मूल्य का औसत और संसाधित मूल्य का औसत।
निकाल के दोनों का अंतर पूछ रहा है। इसका जो ऑप्शन है वो है 62.5 लाख रुपए। बी जो ऑप्शन है वो है 68.5 लाख रुपए। सी जो ऑप्शन है 71.5 लाख रुपए। और जो डी इसका ऑप्शन है 77.5 लाख रुपए। ये है इसमें। तो हम क्या करते हैं, औसत निकालना है तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो औसत हमें निकालना है तो असंसाधित के लिए निकालेंगे। तो असंसाधित हम यहां लिख देते हैं, असंसाधित। ठीक है, औसत निकालना है हमको, औसत निकालेंगे। औसत बराबर हम सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ये चीज 120, 225, 375, 330, 525, 420 बटे 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको जोड़ेंगे, जोड़ के 6 से 1995 बटे 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 1 5 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, इतना आया। ठीक है, अब संसाधित मूल्य के लिए निकालेंगे। संसाधित मूल्य के लिए इसके लिए औसत निकालेंगे। औसत क्या होगा, इसका जोड़ेंगे 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 400 बटे 1 2 3 4 5 6। इसको जोड़िए 2 3 5 5 1000, 1400, 2000, 2400, 2400 बटे 6 भाग देंगे 400 लाख रुपए। क्या आया, लाख रुपए। अच्छा, दोनों का औसत निकालने के बाद क्या कह रहा है, अंतर निकालिए। तो आप देखिए कि 400 लाख ये बड़ा है, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 400 आंसर क्या होगा, 400 माइनस 332.5। जब आप इसको घटाना करेंगे तो घटाना करने पे 32 है तो 100 में से 32 जाता है 68, तो ये आ जाएगा 368.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 68.5 लाख रुपए आंसर आ रहा है। तो 86 का जो बी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, जैसे क्वेश्चंस कह रहा है आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस है आप उसको देखते जाइए। और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर ही है। ठीक है, जो मैंने आपको उस पर अपलोड किया है ये सारे क्वेश्चन पेपर ही हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और इस तरह से मैं पूरा फिगर एक बना दिया हूं जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं कि मैं ऐसे क्लिक करता जाऊंगा और फिगर बन के आ जाएगा। ठीक है, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, खुद से एडिटिंग करके फिर मैं डालता हूँ। क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि सिलेक्शन दिलाना है आपको। तो सिलेक्शन दिलाने के लिए मुझे मेहनत करनी है और साथ में आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है, कौन से वर्ष में असंसाधित सामग्री पर निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में संसाधित माल की बिक्री के मूल्य के समान है। मतलब असंसाधित सामग्री का मूल्य देखेंगे वो निकालेंगे और परसेंटेज, और संसाधित का भी परसेंटेज निकालेंगे और इसमें देखेंगे कौन से वर्ष में ऐसा है कि दोनों की बिक्री जो है वो समान है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1996। देखिए मैंने कहा था कि ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो आप हमेशा ऑप्शन से करिएगा। अब आप सबका निकालने लगेंगे और हमें आंसर में ही मतलब ऑप्शन से ही आंसर लाना है, तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कैलकुलेटिव है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। पहला आ रहा है 1996। 1996 मतलब पिछले वर्ष की तुलना करनी है। तो 1996 में एक रफ फिगर मैं बनाता हूँ। 1996 में 225 माइनस 120, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 105 आएगा। तो 105 यहाँ आ रहा है और यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 100 आ रहा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 105 और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं 100, तो मतलब लगभग देखा जाए तो बराबर नहीं आ रहा है। हमें ये देखना ना किस साल बराबर है, तो देखा जाए तो 1996 से कंपेयर कर रहा है तो नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं 1997। देखिए मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको करना ना पड़े और टिक लगाइए, सिलेक्शन लीजिए भाई, बहुत कॉम्पिटिशन है आगे। 1997 में देखते हैं। 1997 में देखते हैं तो 375 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 150। ठीक है, और 500 में से 300 गया 200। चलिए अभी देखते हैं, फिलहाल परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम इसको देखते हैं। ऐसा करते हैं कि असंसाधित का परसेंटेज निकालते हैं। असंसाधित
असंसाधित का देखते हैं 1997, तो 375 माइनस 225, तुलना हमेशा पिछले वर्ष से करना है इंटू 100%। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 150 बटे 225 इंटू 100%। ये देखिए कटेगा 25 9 25 चौका, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 चौका 60, 600 बटे 9 ये आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 छंग 54, 60 9 छंग 54, इस तरह से 66.7 लाख आएगा। ठीक है, आगे संसाधित वाला निकालते हैं। संसाधित वाला, अगर असंसाधित हम 1997 का निकाले हैं तो संसाधित भी हम कब का निकालेंगे, 1997 का ही निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों हम 1997 का ही निकाल रहे हैं। देखिए कैसे होगा। अब इसको करते हैं, 500 में से 300 जाएगा माइनस होगा, 500 माइनस 300, 300 से तुलना हुई इंटू 100, ये हो गया 200 बटे 300 इंटू 100%। 0 0 कट गया, ये भाग दिया 200 बटे 3, ये हो गया 66.7 लाख। आप ये देखिए कि 1997 में ये व्यय और 1997 में संसाधित वाला व्यय दोनों क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन ये कहता है किस वर्षों में बराबर होंगे, तो 1997 में बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल मुझसे पूछिए। अब देखिए ये आपको करना पड़ेगा एग्जाम। अच्छा, 1996 का ये ऑप्शन था, तो 1996 वाला हम निकाल रहे थे, ये दोनों माइनस करते 105 आता, 120 से निकालते इंटू 100% करते, यहाँ पे करते 200 आता, सॉरी यहाँ पे करते 100 आता, और फिर 100 आता इंटू 100%। इस तरह से ये कटता बचता 100, और इसको जब सॉल्व करते तो 100 तो ना बचता ना, इसलिए देखा जाए असंसाधित 1996 में असंसाधित और संसाधित बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम 1997 को लिए जिसमें असंसाधित और संसाधित दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो 1997 करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। 1999 में संसाधित माल की बिक्री का मूल्य वर्ष 1997, 1998 और 1999 में असंसाधित सामग्री में निवेश की गई राशि के कुल योग का लगभग क्या प्रतिशत था। तो देखिए 1999 में संसाधित माल की बिक्री, 1999 में संसाधित माल की बिक्री कितनी है, 600। तो अभिष्ट परसेंटेज हम निकालेंगे 600, संसाधित का हो गया। अब देखिए कह रहा है क्या, मूल्य वर्ष 1997, 98 और 99 में असंसाधित सामग्री, 1997, 98 और 99 असंसाधित सामग्री, लैंग्वेज को ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो 97, 98, 99 का असंसाधित कह रहा है, तो 375 प्लस 330 और प्लस 525। ठीक है, अब ये लेंगे 600, इसको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 1200, 15 525, ये 900, 1230 इंटू 100%। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे ये देखिए 6000 आया बटे 123। जब आप इसको भाग देंगे तो भाग देके देखिए क्या आता है, क्योंकि एग्जाम में आप 492, हाँ 4 लगभग 49% आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा, लगभग। तो इस तरह से जो है 88 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, 89 देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 1997, 98 तथा 99 में असंसाधित माल की निवेश का औसत मूल्य, वर्ष 1997 तथा 99 में संसाधित माल की बिक्री का औसत मूल्य में अंतर क्या था। तो देखिए 89 का कह रहा है 97, 98 और 99, 97, 98 और 99 में असंसाधित माल की निवेश का औसत मूल्य। तो देखो असंसाधित का निकालेंगे, असंसाधित। ठीक है, लैंग्वेज पे ध्यान देना हमको। औसत निकालेंगे, औसत किसका कह रहा है, 97, 98 और 99 में। तो 375 प्लस 330 प्लस 525 बटे 300, ये हो गया 1230 बटे 3, 3 चौक 12, ये 410। ठीक है, और वर्ष 1997 और 99 में संसाधित माल की बिक्री, संसाधित क्या होगा, संसाधित औसत निकालेंगे 97 और 99, 500 और 600, 500 प्लस 600 बटे 2, ये हो गया 1100 बटे 2, ये हो गया 550। ठीक है, निकाल लिया। अब इन दोनों के औसत मूल्य में अंतर कितना हुआ, आप 550 में से 410 माइनस कर दीजिए तो आएगा 4, 140 आंसर।
क्या आ रहा है 140 आंसर आ रहा है। फिर 89 का जो डी है वो करेक्ट आंसर है, इसको टिक लगाइए और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, इसका हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है 1125, बी है ऑप्शन 1150, सी है ऑप्शन 1200, डी है ऑप्शन 1300। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 1999 में असंसाधित माल की निवेश का मूल्य, 1999 में असंसाधित क्या है 525, ठीक है, तथा संसाधित माल 1999 में संसाधित माल, दोनों का योग पूछ रहा है ना, बिक्री मूल्य का योग पूछ रहा है। तो 1999 की बात कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन है हमारा। 1999 में असंसाधित तो 525 और 1999 में संसाधित बिक्री 600, इन दोनों का मूल्य पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। बिक्री मूल्य का योग बताइए। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिक्री मूल्य का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो 1125 आंसर आएगा। कहीं दिखे तो टिक लगाइए, 90 का ए आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में टाइम लग सकता है, बट कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए इसका मैंने 5 क्वेश्चन कराया है इस तरह का। देखिए कहाँ गड़बड़ी, कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस लैंग्वेज ये जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो भी पेट का, कोई बैंक का पेपर तो है नहीं कि डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत टफ है। पेट का पेपर है, पेट में 20 नंबर का है, तो ये मान के चलिए कि 17-18 नंबर आप उठा सकते हैं। कहाँ 2 क्वेश्चन ऐसा होगा उसमें भी अगर टाइम बचा है उसको करते हैं तो सही जाएगा, 20 में 20 करेक्ट आंसर होगा। अगर नहीं भी होता तब भी 17-18 क्वेश्चन आप सही करेंगे। अगर उससे नीचे करते हैं तो फिर सिलेक्शन क्या बाहर है, ये याद रखिएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स हम लोग लाख पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, 50 से 60% ही करंट अफेयर्स कर पाते हैं। आपको पता है कि यही एक पैटर्न है, डाटा इंटरप्रिटेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लगा के जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम 20 नंबर में 20 नंबर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 95 तक ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। आप देखिए मैं 30 सेट कराऊंगा, 30 सेट में जिस तरह के क्वेश्चन मैं कराया हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेट में आएंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये एक IT कंपनी है, उसमें 3 पार्ट है। लिए गए छात्रों की संख्या कितनी है वो दी हुई है, P%, Q%, R%, S% जो दिया है, छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ है। क्वेश्चन 91 कह रहा है, 91 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन हम लिखते हैं 132, बी ऑप्शन है 118, सी ऑप्शन है 124 और डी ऑप्शन जो है वो है 96। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी 3, ये तीसरी कंपनी, कंपनी 3 द्वारा कॉलेज P से लिए गए और कंपनी 1 द्वारा कॉलेज Q से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर क्या है। तो देखिए कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए कंपनी, जैसे लैंग्वेज कह रहा है वैसे, कंपनी 3 द्वारा कॉलेज P से लिए गए, कॉलेज P ये आपका टोटल छात्र हैं 1500, उसमें से कॉलेज P जो ले रहा है वो क्या है 32%। ठीक है, तो कॉलेज P द्वारा 1500 इंटू 32%, 32% सारे परसेंटेज में 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 3 15 45, 3 480। ठीक है, उसी तरह कंपनी, ये कंपनी 3 है। ठीक है, अब कंपनी फर्स्ट द्वारा, कंपनी फर्स्ट द्वारा कॉलेज, कॉलेज क्या कह रहा है Q से लिए गए छात्रों की संख्या। ठीक है, तो छात्रों की संख्या कॉलेज Q से लिखेंगे, तो आप कॉलेज Q से लिखेंगे तो 1800 बच्चे हैं, ये 32% है, 32/100, 2 0 2 0 कट गया, 18 36, 3 18 54 और 3 57। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है इन दोनों में अंतर, अब अंतर हम निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो 576 माइनस 480, ये आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 96। कितना आ गया 96। तो 91 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लगा दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है 92, कंपनी सेकंड द्वारा कॉलेज P, R तथा S से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, P-R-S के छात्रों का प्रतिशत जोड़ लेते हैं। P-R तथा S तीनों को जोड़ते हैं। P कितना है 27% प्लस R कितना है 25% और प्लस 18%। 27 और 25 कितना हो गया 52 और 52 18 हो गया 70%। ठीक है,
टोटल बच्चे कितने हैं, कह रहा है ना छात्र की कुल संख्या, छात्र की कुल संख्या, छात्र की कुल संख्या कितनी है 2400 इंटू 70%, 70% मतलब 70/100, 20 कट गया, 7 चौक 28, 7 से लगा 2, 7 में 14 2 16, 1680 इसका करेक्ट आंसर है। तो 92 का जो है वो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 93 देखिए क्या कह रहा है, नोट करते जाइएगा कॉपी में। 93 क्या कह रहा है, कंपनी सेकंड एवं कंपनी थर्ड, कंपनी सेकंड और कंपनी थर्ड द्वारा कॉलेज आर से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। तो कंपनी सेकंड द्वारा कॉलेज आर के लिए छात्र, कंपनी सेकंड द्वारा कॉलेज आर के लिए छात्र कितने हैं, देखिए कंपनी सेकंड ये 2400 है और कॉलेज आर क्या है 25% मतलब 25/100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 600, कितना आ गया 600। अब कंपनी थर्ड कह रहा है कैसे, कंपनी थर्ड हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं भैया, इसलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, द्वारा कॉलेज आर के लिए छात्र, जैसे होम ट्यूशन में पढ़ाया जाता है वैसे मैं पूरी एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्री में आप आ रहे हैं, इसको अच्छे से देखिए, स्किप मत करिएगा वीडियो को, ठीक है। कंपनी थर्ड द्वारा कॉलेज आर के लिए छात्र, कंपनी थर्ड ये है कितने हैं 1500 है, आर कितना है 25% है, 25/100, इन दोनों को काटेंगे और 15 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 375 आएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या कह रहा था अंतर, दोनों में हमें क्या निकालना है अंतर निकालना है। ये हो गया 600 माइनस 375, ये हो गया आपका 225, आंसर आ गया। तो इस तरह से 93 का जो है ए आंसर होगा वो करेक्ट आंसर, इसको नोट करते जाइए। अभी 94 और 95 बचा, इसको भी मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका भी मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 94 का जो ऑप्शन ए है वो है 495, बी जो ऑप्शन है वो है 510, सी जो ऑप्शन है वो है 480 और जो डी ऑप्शन है वो है 535, ठीक है। अब देखो कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए, देखिए तीनों कंपनी की बात कर रहा है कॉलेज एस और कॉलेज पी, तो हम इसको सॉल्यूशन लेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, सॉल्यूशन को समझते हैं। कॉलेज एस से लिए गए छात्र, ठीक है। अब देखिए तीनों कंपनी की बात कर रहा है, तो ये ले रहा है 1800, तो ये ले रहा है 16% मतलब 16/100 प्लस, फिर कह रहा है दूसरी कंपनी है 2400, इसका है 18% मतलब 18/100, फिर प्लस ये है 1500, फिर ये है 23 मतलब 23/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 कट गया, 18 छक्के 108, हाथ से लगा 10, 18 कम 18 10 28, फिर इसको दोनों कट गया, 18 चौक 72, 2 हाथ से लगा 7, 18 36 7 43, फिर 20 कट गया, 15 3 45, 4 15 30 4 34। अब इनको आप जोड़िए, 8 2 10 5 15, 1 8 3 11 4 15 1 16 1 4 2 6 3 9 1 10, 1065, ठीक है, जोड़ लीजिएगा आप लोग। हाँ क्या कह रहे थे आप, हाँ भाई 18 छक्के 108 से था। अब हम लेंगे क्या, कॉलेज पी से लिए गए छात्र, क्या होगा आंसर, कॉलेज पी से तो 1800 इंटू 24/100 प्लस 2400 इंटू 27/100 प्लस 1500 इंटू 32/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 18 चौक 72, हंस लगा 7, 18 36 7 43, 432, 20 ये कट गया, 27 चौका हो गया 108, हंस लगा 10, 27 में 54 और 10 64, 0 कट गया, 15 में 30, 3 15 3 45 3 48, इसको जोड़ेंगे, 8 2 10, हंस लगा 1, 4 3 7 8 7 15, 1 16, हंस लगा 1, 6 4 10 4 14 1 15, 1560 ये आ गया। और कह रहा था कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, इन दोनों में तुलना की बात हो रही है, तो देखा जाए तो अंतर की बात हो रही है।
तो देखा जाए 1560 माइनस 1065, 10 में से 5 गया 5, और ये 15 में से 6 गया 9, 14 में से 10 गया 4, 495। कहीं दिखे तो टिक लगा दीजिए। दिख रहा है क्या? 94 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 95 का भी अपना ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ आपका, 20%, 25%, 30%। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे है। डी जो है 21%। सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कह रहा है। आईटी कंपनी 1 में कुल छात्रों की संख्या मतलब 1800, और कंपनी 3 में कुल छात्रों की संख्या 1500 से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए तुलना करने के लिए कह रहा है, तो 1800 माइनस तुलना किससे कर रहा है? 1500। अब नीचे ध्यान देना है आपको। मैंने क्या कहा था, से जिसके साथ रहता है वो नीचे होता है। से किसके साथ है? कंपनी 3 में कुल छात्रों की संख्या से, कंपनी 3 में कुल छात्रों की संख्या से किसके साथ है? कंपनी 3 के साथ। 1500 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, 20 20 कट के ये हो गया 300 बटे 15, 15 में 30, 20%। ये ठीक है। 95 का ए जो है वो करेक्ट है, जाना कहीं नहीं है, अभी एक DI और बचा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 तक, ये मैं लास्ट डाटा इंटरप्रिटेशन करा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, जानकारी सब सही है। वर्ष 2008 से 9 में, स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़िएगा। 2008 से 2009 के महीनों में, 2008 से 2009 के महीनों में म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं का शुल्क है जो कि करोड़ों में है। ठीक है, ये कंपनियां हैं ABCDEF तक, ये आपकी कंपनियां हैं। और इस तरह से जोड़ेंगे तो टोटल दिसंबर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 600, इस तरह से पूरे इन्वेस्टमेंट है। अक्टूबर 2008 में 760। विभिन्न कंपनियां हैं, इसमें 120 एसेट लगा होगा, बी में 130 एसेट लगा होगा। इस तरह से विभिन्न कंपनियां हैं। जैसे हम लोग जब SIP कराते हैं तो कुछ शेयर्स दूसरे कंपनी से लेते हैं, कुछ शेयर्स दूसरे कंपनी से लेते हैं, उसी तरीके से ये सारे शेयर्स दिए हुए हैं और टोटल लगे हैं 700। टोटल इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, डिफरेंट कंपनियां, डिफरेंट शेयर्स, किस किस महीने में कितना लगा है वो आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है 96 का, निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना में वर्ष के दौरान निरंतर ह्रास दिखा गया? 96 का ए का सी, बी का ए, सी का बी और डी का डी। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना में वर्ष के दौरान निरंतर ह्रास देखा गया? निरंतर ह्रास देखा गया मतलब कमी देखी गई लगातार। अब देखिए ए, देखिए 200, फिर 120। ऑप्शन से चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन है सी, पहले सी को चेक करते हैं। 30 है, 70 है, यहां देखिए बढ़ गया है, 25 है, घट गया है, फिर यहाँ बढ़ गया है। तो निरंतर ह्रास देखना है हमें, तो ये निरंतर नहीं है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया। फिर आता है ए को चेक करते हैं। 200 है, फिर 120 है, फिर ठीक है घट गया, फिर इससे ये घट गया, 45 हो गया, फिर देखिए 160 हो गया, यहाँ तक तो घटा, फिर ये बढ़ गया। तो निरंतर कमी देखनी है तो ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। बचा क्या? बी को चेक करते हैं। 70 है, फिर देखो बढ़ा है, हमें कमी देखनी है तो ये तो कभी नहीं हो सकता। आता है डी। अब डी देखिए 290 है, फिर 150 घटा, फिर उससे घट गया 125, फिर उससे घट गया 115, फिर उससे घट गया 100, और 100 से भी घट गया 40। तो निरंतर कमी देखने को मिल रहा है, तो आंसर जो होगा डी वो करेक्ट आंसर है। ग्राफ से देख के स्पष्टता बता सकते हैं। ठीक है, 97 देखिए क्या है, दिसंबर और जनवरी के बीच योजना ए के शुल्क में क्या अंतर है? 97 देखिए क्या है, दिसंबर और जनवरी के बीच, दिसंबर और जनवरी के बीच, ठीक है, योजना ए के शुल्क में, तो योजना ए का शुल्क क्या है? 160 है और ये 80 है। अंतर क्या रहा? 160 माइनस 80, टोटल हो गया 80 करोड़, 80 करोड़। ठीक है, तो 97 का जो ऑप्शन है, आंसर है वो है डी। डी को टिक लगा दीजिए। 98 देखिए, इनमें से किस महीने में बी और सी योजनाओं का कुल शुल्क फरवरी 2009 में बी योजना के शुल्क के बराबर था? ये भी एक बराबर वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इसमें देखिए कह रहा है, तो फरवरी 2009 में बी योजना का शुल्क बराबर क्या है? बी योजना का शुल्क क्या है? फरवरी 2009 में, फरवरी 2009 में बी योजना का शुल्क कितना है? 150 करोड़, 150 करोड़। ठीक है, फिर कह रहा है
किस महीने में बी और सी योजनाओं का कुल शुल्क फरवरी 2009 में बी योजना के शुल्क के बराबर होगा। मतलब कि बी और सी योजना हमें देखनी है जो कि फरवरी 2009 की योजना के बराबर होगा। तो मतलब जो हम निकालेंगे वो भी 150 करोड़ आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बी और सी को ही जोड़ना है, तो बी और सी को जोड़ेंगे। देखते हैं बी और सी को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 70 और 30 100 आ रहा है, 70 और 30 जोड़ रहे हैं, यहाँ 100 आ रहा है, 150 करोड़ नहीं आ रहा है। 130 और 70 जोड़ रहे हैं, 200 आ रहा है, नहीं होगा। 35 25 जोड़ रहे हैं, 60 नहीं होगा। 110 और 40 जोड़ रहे हैं, 150 आ रहा है। तो इसका मतलब दिसंबर 2008 देखेंगे। कह रहा है किस महीने में, तो दिसंबर 2008 में। 2008 देखिए क्या है, बी व सी। तो 110 प्लस 40 कितना हो गया, 150 करोड़। आप देखिए कि फरवरी 2009 में 150 करोड़ और दिसंबर 2008 में बी व सी का कुल शुल्क जो है 150 करोड़ के बराबर है। तो 98 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए। तो 98 का आंसर ए। अब 99 देखिए क्या है। यदि योजना के शुल्क को लोकप्रियता का मानदंड माना जाए तो किस योजना को महीना दर महीना सबसे लोकप्रिय माना जा सकता है। इसको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से करेंगे। ई है, सी है, बी है, सॉरी सी ऑप्शन बी है और डी ऑप्शन जो है वो है डी। इसको कैसे करेंगे, कह रहा है यदि योजना के शुल्क को लोकप्रियता का मानदंड माना जाए तो किस योजना को महीना दर महीना सबसे लोकप्रिय माना जा सकता है। ये सबसे लोकप्रिय माना जा सकता है। तो जितनी भी कंपनियां हैं, जितना भी है शेयर, सबको हम जोड़ते जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, ए का कुल शुल्क। ए का कुल शुल्क क्या है, ए का कुल शुल्क कितना है, 200 प्लस 120 प्लस 45 प्लस 160 प्लस 80 और प्लस 130। सबको एक साथ जोड़ेंगे। बी का निकालेंगे, बी का कितना है, 70 प्लस 130 प्लस 35 110 90 150। सी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे 30 प्लस 70 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 70 और प्लस 30। डी का निकालेंगे, डी का क्या होगा, 290 प्लस 150 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 100 प्लस 40। ई का निकालेंगे 10 प्लस 290 प्लस 160 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 390। जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे लोकप्रिय कौन सा है। तो 200 120 हो गया 320, 320 और 160 480, 480 और 80 हो गया 560, 560 130 490, 490 और 700 735, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 200 235 235 245 345 345 और मतलब 350 और 150 400 500 495 495 और ये हो गया 500 550। सभी सब करोड़ में है, याद रखिए सब करोड़ में, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 70 30 100 125 165 और 100 365, ये भी करोड़ में है। 290 इसको जोड़ते 150 और ये 100 250 375 375 475 475 और 490 530 530 और 200 730 730 और 90 हो गया 820। ये हो गया आपका 300 460 460 में 100 जोड़ेंगे 560 590 590 और 10 600 730 730 हो गया। 730 में 300 जोड़े 1030 1120। देखिए सबसे लोकप्रिय जो है वो ई का आ रहा है, तो आंसर जो है ई। 99 का जो ए होगा वो आंसर होगा ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, दिसंबर 2008 की योजना फरवरी 2009 की योजना डी का कितना प्रतिशत है। इसको लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, इसका भी ऑप्शन लिख लीजिए। ए का जो है 50%, बी का जो ऑप्शन है वो है 100%, सी का जो ऑप्शन है वो है 150% और जो डी का ऑप्शन है वो है 75%। देखिए क्या कह रहा है, दिसंबर 2008 की योजना सी कितना है 40, फरवरी 2009 की योजना डी 40 का कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं, दिसंबर 2008 की योजना सी 40 है और फरवरी 2009 की योजना डी 40 है। कितना प्रतिशत है, 100%। ये कट गया, 100% आंसर आ गया। इस तरह से मैंने डीआई का क्वेश्चन करा लिया है। किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछिए और प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर तरीके से करिए, स्किप करने की कोशिश न कीजिए। इसलिए कि अगर स्किप करते हैं तो जो क्वेश्चंस स्किप करें वो पता चला लग बाई चांस
लक बाई चांस वही क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे सिर पकड़ के बैठे रहेंगे। इसे नहीं पकड़ना है। अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका सोल्यूशन मैं देता हूँ। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ, रिप्लाई देता हूँ कि नहीं देता हूँ, तो आप और भी वीडियो देख सकते हैं। जो भी होमवर्क में जो भी क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कमेंट सेक्शन में, मैं उसको बाकायदा थंबनेल बना के उसका मैं बता देता हूँ कि हाँ तुमने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका सॉल्यूशन है। घर बैठे अब आप पढ़ाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो आपको पहले ही दिया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और प्रैक्टिस सेट सेकंड कंप्लीट हो गया। अब मैं प्रैक्टिस सेट 3 कराऊंगा। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। ओके, थैंक यू।